वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 2 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे इस लॉन्ग क्वेश्चंस को हम जो है इस लेक्चर में खत्म करेंगे। तो आइए अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें समझ आ गई हों। मेरी कोशिश रही है कि मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊँ, सिर्फ पढ़ कर ना बताऊँ, चीज़ों को समझाऊँ। ठीक है, अगर नहीं आई हो तो कोई बात, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा मैसेज में। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। किन परिस्थितियों में हमारे मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है? स्थगित समझते हैं, सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब होता है, ये मतलब नहीं है कि हमेशा छीन लिए, नहीं, कुछ समय के लिए उसको सस्पेंड किया जाता है, बाद में फिर दोबारा लौटा दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जब लोगों से उनके मौलिक अधिकारों को वापस ले लिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, छीन लिया जाता है, और उसके बाद जो है उनको कुछ समय के बाद वापस दे दिया जाता है। ये परिस्थिति आती है इमरजेंसी के टाइम। जब इमरजेंसी आती है ना, इमरजेंसी मतलब है आपातकाल के जो समय आती है, तो उस समय जो है लोगों से मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। दो परिस्थितियां हैं अभी इसमें जो बात की गई है। मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। सीमित समझते हैं, सीमित का मतलब होता है लिमिट किया जा सकता है। भाई अनलिमिट का मतलब है कुछ भी, मतलब आपके पास सारे अधिकार हैं, लिमिट का मतलब है कुछ अधिकार है। देखिए, इसको समझते हैं पहले पॉइंट को। आपातकालीन स्थिति में मैंने आपको बताया ना, इमरजेंसी में, ठीक है, इमरजेंसी में, ठीक है, इमरजेंसी में अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, यानी कि सस्पेंड किया जा सकता है। संविधान राष्ट्रपति को अधिकार देता है। अच्छा, संविधान ने किसको अधिकार दिया? राष्ट्रपति को। ठीक है, अब राष्ट्रपति किसके कहने पर काम करेंगे? वो करेंगे प्रधानमंत्री के कहने पे काम। तो जो प्रधानमंत्री चाहेंगे वही राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो ये अधिकार दिया जाता है राष्ट्रपति को जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित किया जाता है, तो मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाए। ठीक है ना, आपातकाल जो है जब लागू किया जाएगा तो मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19 में जो अधिकार दिए गए हैं उनको स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, जब तक मौलिक या आपातकाल की स्थिति रहती है। समझ गए? सेकंड पॉइंट को समझते हैं। देखिए, हमारे देश में ना आम लोगों को तो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन सशस्त्र सेनाओं के जो लोग होते हैं, जो हमारी सेना के जो लोग होते हैं, उनको हम अधिकार नहीं दे सकते। उन अधिकारों को हम सीमित करते हैं। यहाँ तक कि सशस्त्र सेनाओं के जो मतलब नाई हैं, जो मतलब वहां पर जो नाई हो गए, या उनके जो बूट को पॉलिश कर रहे हैं, या उनके यहाँ पर कोई भी जो काम करने वाला है, उनका खाने बनाने वाला रसोईया तक के, उनके अधिकारों को भी कम किया जाता है। क्योंकि देखिए, सेना में काफी सीक्रेट्स जो है वो रखे जाते हैं। सीक्रेट आप समझते हैं, काफी खुफिया बातें होती हैं जो देश के लिए खतरा हो सकती है अगर सभी लोग सामने आकर के बोलेंगे तो। इसलिए भारतीय संसद को सशस्त्र सेनाओं के मौलिक अधिकारों को सीमित, कम करने का अधिकार दिया गया है। ये एक विशेष शक्ति है कि उनके जो अधिकार है उनको कम किया जाए। यदि संसद चाहे तो देश की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं के मौलिक अधिकारों को समाप्त भी कर सकती है, क्योंकि वहां पर ना देखिए, वो देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता, उनको इस तरह के अधिकार नहीं दिए जा सकते जो कि आम लोगों को दिए जाए। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं, आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। अगर कल को क्वेश्चन आता है अभियुक्त के अधिकार, अभियुक्त का मतलब भी यही होता है आरोपी, क्रिमिनल। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये यहाँ पर ना बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं। आरोपी जिसके ऊपर कोई आरोप लगाया गया है, इसको समझते हैं। देखिए, हमारा संविधान इस बात का प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन लोगों पर विभिन्न प्रकार के अपराधों के आरोप हैं। आप आरोप का मतलब समझते हैं। मैं अभी बोल दूं कि भाई आपने ना चोरी करी है, वो भी मेरे घर में आकर के चोरी करी है, लेकिन आपने तो कभी करी ही नहीं, मैं तो आरोप लगा दिया। तो क्या लोग इस बात को सच नहीं मान लेते हैं कि जब किसी पर आरोप लगा दिया जाता है कि भाई यही बंदा जो है, यही बंदा क्रिमिनल है? ठीक है, लेकिन जब तक वो आरोप जो है वो सिद्ध नहीं होता, तो क्या उस व्यक्ति को आरोपी माना जा सकता है? आरोप लगाना तो बहुत आसान है कि भाई तुमने चोरी करी है, जब तक भाई सिद्ध होगा तभी तो आरोपी माना जाएगा ना। तो इसी वजह से आरोपी, जिनके ऊपर आरोप लगा है, उनके भी अधिकार है।
हम ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर किसी भी अपराध का आरोप लगता है, आरोप समझते हैं, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है कि वह बंदा ही दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं मान लेता तब तक उसको दोषी नहीं माना जा सकता। देखिए देखिए दोस्तों, बहुत आसानी से समझिए, ये बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते रहेंगे हमारे को ये बातें जो है हमारे को देखने को मिलती हैं। एनसीईआरटी में मैंने ये बात अच्छे से समझाई है। देखिए, हर व्यक्ति जो है, मान लो कि किसी के ऊपर आरोप लगाया गया, उसको हम दोषी तो नहीं मान सकते ना कि उसी व्यक्ति ने वो काम किया है। तो क्या होता है, उसके ऊपर जो है आरोप लगाने के बाद एक एफआईआर की जाती है, इस व्यक्ति ने जो है ये काम किया है। उसके बाद एक ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है ना, उसको 24 घंटे के अंदर जो है, 24 आवर के अंदर कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट ये चेक करेगा कि आगे उसको जेल में डालना है या नहीं डालना। फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर केस जो है होता है। केस के बाद जो है वो अदालत में, कोर्ट में जाते हैं, उस केस को लड़ा जाता है। तो उसके बाद उसके ऊपर जो है आरोप सिद्ध किए जाते हैं। अगर हो जाता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा एक प्रोसीजर है। लेकिन क्या हम उसको पहले, अगर आरोप पर ही अगर हम उसको आरोपी सिद्ध कर दे तो क्या होगा? ठीक है ना। इसी वजह से सभी लोगों को अधिकार दिए जाते हैं जिनके ऊपर कोई आरोप लगा दिया जाए। उसका कारण क्या होता है कि उनको अवसर मिल जाए कि वो अपने आप को बचा सके। भाई बचाएंगे कैसे? सबसे पहली बात है, उस व्यक्ति के पास ये अधिकार है। पहला अधिकार क्या है कि भाई उसको ये बताएं कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है। दूसरी बात, भाई उसको 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में लाया जाएगा, सामने बात। तीसरी बात है, उसके पास ये अधिकार होगा कि उस व्यक्ति को जो है अपना वकील करने का अधिकार होगा। ठीक है ना, समझ गए हो गया। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे में के लिए संविधान में 3 तरह के अधिकारों की व्यवस्था है। भाई आप सभी को जो है, जिस व्यक्ति के ऊपर भी आरोप लगे उसको जो है न्यायालय में उसका मुकदमा निष्पक्ष होगा। तो 3 तरह के अधिकार है, व्यवस्था की गई है। पहली बात करते हैं कौन कौन से अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। जिस व्यक्ति ने एक अपराध कोई करा है, ठीक है, आज उसने चोरी करी है, तो ऐसा नहीं है अगर वो उसको 6 महीने की सजा मिल गई है, ऐसा नहीं कि उसको दोबारा उसी जुर्म में अंदर कर देंगे। तो एक बार के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, एक बार से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है ये वाला, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ ये याद करके पास होने के लिए नहीं, जिंदगी में भी जरूरी है ये बात। देखिए कैसे कि भाई मान लो कि ए और बी पर्सन, जिनका हमने एग्जाम्पल लिया था, देखिए अब ये ए बंदा जो है पॉलिटिशियन बन गया, राजनेता बन गया। अब इसके बाद जो है क्या हुआ, मतलब ये क्या बन गया, ए बंदा, और ये बी बंदा है। ए बंदा बन गया पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता। ठीक है, अब इनके पास तो अधिकार है ना कि इनकी सरकार है भैया, ये तो कोई भी कानून बना सकते हैं, बदल भी सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। बी इसका दुश्मन है, यानी कि बी जो है वो इसके विपक्ष का है। अब ना ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। भाई इनकी तो सरकार है एक ही, तो इन्होंने क्या करा, बी ने ना कोई ऐसा काम किया, चोरी करी मान लो, जिसकी सजा सिर्फ 3 महीने थी। ठीक है, तो ना इन्होंने क्या किया, ए ने एक जो 3 महीने की सजा थी ना, उस कानून में ना संशोधन कर दिया। संशोधन समझते हैं, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना, घटाना या कोई बात बदल देना। संशोधन करके ना ये 3 महीने की सजा को जो है इन्होंने क्या कर दिया, 10 साल। कि भाई जिसने चोरी करी थी, आज डेट है 25 जुलाई 2020, आज इनको सजा जो है, इन्होंने चोरी करी थी, 3 महीने की सजा मिली थी। इन्होंने कानून ही बदल दिया कि जिस बंदे ने ना 25 जुलाई 2019 से 1 साल पुराना कर दिया कानून को, जो है चोरी की गई होगी ना, तो उसके लिए सजा जो है 3 महीने की नहीं होगी, 3 मंथ्स की नहीं होगी, बल्कि कितनी होगी, 10 साल की, 10 ईयर्स की होगी। अब आप खुद सोचिए कि भैया पिछली डेट से किसी भी चीज को परिवर्तन कर देंगे तो क्या बहुत बुरा नहीं हो जाएगा? भाई लोग जो है ऐसे गलत कानूनों को कितना गलत फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए किसी भी कानून को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब इसका सिंपल है कि आज की डेट में एक कानून में जितनी सजा है उतनी ही सजा दी जाएगी। ठीक है, तीसरा बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं रोका जा सकेगा। मतलब साक्ष्य का मतलब होता है सबूत, कि भाई उसको बोला जाए बार बार कि भाई तू ही बता तूने चोरी करी है, तुझे तेरी माँ की कसम है, तू बता। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता।
तो भैया जिसने आरोप लगाया है उसको ही जो है सबूत पेश करने होंगे। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है वो व्यक्ति जो है उसको मजबूर नहीं किया जाएगा कि भाई तू ही बता, तूने चोरी करी है, मुझे नहीं पता, तुझे भगवान की कसम है, तू बता। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब लास्ट अपने क्वेश्चन को करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। यही क्वेश्चन कई बार 4 नंबर का आ जाता है, तो देखते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए, आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। वर्ष 1993 में 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्यों? क्योंकि पूरे देश में जो है गरीबों के, दलितों के, जो भी पढ़े लिखे नहीं है, मजदूरों के, सभी लोगों के जो है मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ये लाया गया। मैंने इसके बारे में एनसीईआरटी में बताया है, मैंने मच्छर लालू की कहानी के बारे में भी बताया था। इससे पहले मैंने दूसरे जो मजदूर मिस्त्रियों के जो फ्लाईओवर वाली मैंने कहानी बताई थी उसमें भी बताया था, ठीक है। तो सरकार ने ये लेकर आई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कौन कौन होगा? एक तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 31 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें एक जो होते हैं उन सभी न्यायाधीशों के क्या होते हैं? हेड होते हैं, जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो एक वो होंगे। पहली बार किसी उच्च न्यायालय को बोलते हैं हम हाई कोर्ट। देखिए उच्च मतलब हाई, सर्वोच्च मतलब उससे भी बड़ा सुप्रीम कोर्ट। उनके भी एक पूर्व न्यायाधीश होंगे, मतलब पहले से ना रहे होंगे, अभी के नहीं, पहले के मुख्य न्यायाधीश रह चुके होंगे। एक तो ये हो गए, दूसरे ये हो गए। तीसरा है मानव अधिकार के संबंध में उन एक ऐसे 2 व्यक्ति होंगे जिनको या तो ज्ञान है या तो अनुभव है, जिन्होंने मानव अधिकारों के लिए काम किया। तो टोटल 4 मेंबर्स होंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला कि मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या करता है? अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर, देखिए या तो कोई पीड़ित व्यक्ति उनके पास चला जाए कि भाई हमारा ये अधिकार जो है हनन हो रहा है, हमारे को इस तरह के पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमारे को वो नहीं मिल रहा है, तो मानव अधिकार आयोग क्या करता है? उस चीज का अध्ययन करता है और बाद में जो है उस क्षेत्र में शोध करता है। शोध मतलब रिसर्च करता है, ठीक है। रिसर्च तो आप समझते ही होंगे कि भाई छानबीन करता है। तो उसके बाद जो है मानव अधिकार आयोग जो है वो खुद मुकदमा नहीं सुनता, बल्कि वह सरकार को या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर क्या करता है कि आप मुकदमा चलाओ, या तो सुप्रीम कोर्ट चलाए या न्यायालय चलाए या सरकार जो है वो चलाती है। तो मानव अधिकार आयोग जो है लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये है मानव अधिकार आयोग का लोगो, ठीक है। आज हमने यहाँ पर जो है 2nd चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट मतलब जो है मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी बात जो है ना समझ आए या अगर आपको ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन छूट गया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।